तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अगेती आलू की उन्नत तकनीक से खेती करके कमाएं अच्छी आय। गुलाब की फसल में जरूरी कार्यों को करके लें अधिक फूलों का उत्पादन। किसान भाइयों, अगेती आलू की बुवाई करने का समय आ गया है और प्रदेश के कई किसान भाई अगेती आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो अगेती आलू की क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चयन कर उन्नत तकनीक से खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें अगेती आलू की खेती, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। अगेती आलू की बुआई करके अच्छी आय कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आगे चलकर वो रबी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टियाँ, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 170 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, अगेती आलू की खेती के लिए आप कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी बहार प्रजातियों का चयन करें, जो 75 से 85 दिनों में तैयार हो जाती हैं। जहां तक बीज दर की बात है तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 क्विंटल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डुबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें, जिससे दवा की परत कंदों पर सूख जाएगी। उसके बाद कंदों की बुआई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुआई लाइनों में करें।
जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से कंदों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि अगेती आलू की उन्नत बुआई करते हैं तो आपको आगे चलकर इस फसल से अच्छी उपज की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगेती आलू लेकर आगे आने वाले समय में अन्य फसलों की बुआई करके अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बांसवाड़ा में हैंडमेड पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी की गई। कोटपुतली में खेल जागरूकता को लेकर विराटनगर कस्बे में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत संस्था दिल्ली की ओर से विजेताओं को शील्ड, ट्रॉफी, मेडल से सम्मानित किया गया। धौलपुर पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 315 बोर का देसी तमंचा और 3 राउंड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 20 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जालोर के बागरा कस्बे में सरगरा समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में सरगरा समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के नूर रफ्तार साइकिल रैली में लड़कियों ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं, लेकिन वे गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण करना होगा। तो आप इन सब कार्यों को कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी। आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खरपतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई जरूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खरपतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है। ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है। तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी
अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटे भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, 2 स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी 2 चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं, पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी कि कटिंग प्रूनिंग जिसको कहते हैं समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सेना की डैगर गनर्स बारामूला यूनिट ने शौकत अली स्टेडियम से कमान अमन सेतु तक रैली का आयोजन किया। झुंझुनू जिले में सेना भर्ती कार्यालय को बीकानेर में शिफ्ट करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। सेना भर्ती कार्यालय शिफ्ट होने से पूर्व सैनिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी सांवलियाजू पहुंचे, जहां पर एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम गहलोत सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में लगी है। वहीं जनसभा के पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया।
पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण किया है। अपने सांवलिया जी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। प्रधानमंत्री के दौरे पर सांवलिया सेठ मंदिर में विशेष श्रृंगार किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के जिन किसानों ने अरहर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिससे अरहर के उत्पादन में कमी होने लगती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। अरहर की दाल सबसे अधिक खाने में प्रयोग की जाती है और इसकी खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। अपने देश में इसकी खेती का वर्तमान में कुल एरिया 5.3 लाख हेक्टेयर है, लेकिन उपज की दर को देखें तो आज कई किसानों को कम उपज मिलती है, जबकि इसकी उपज की क्षमता प्रति एकड़ 5 से लेकर 12 कुंतल तक है और इस उपज को लेकर ही किसान अधिक मुनाफा कमा सकता है। और यह उपज पाने के लिए किस्मों का चयन, बुआई का तरीका, पोषक तत्व प्रबंधन और विशेष रूप से फसल सुरक्षा पर ध्यान रखना होगा। यह फसल रोग कीटों से अधिक प्रभावित होती है। इसमें कई रोग लगते हैं और आप जानते हैं अरहर में जब रोग लग जाते हैं तब खड़ी फसल में इनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक कहावत है कि समस्या आने से पहले ही बचाव करना बेहतर होता है। अरहर में लगने वाले रोगों में ओकठा, झुलसा और बांझपन मुख्य है। इनसे बचाव के उपायों में फसल चक्र अपनाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप उस खेत में अरहर की बुआई बिल्कुल नहीं करें जहां पहले अरहर लगाई गई हो और उसमें ओकठा, झुलसा बीमारी लगी हो। ऐसे खेतों में 3 से 4 वर्षों का अंतर देकर ही अरहर की बुआई करें। कई किस्मों का विकास हुआ है जिनमें ओकठा आने की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसी किस्मों को लगाएं। उकठा और झुलसा आने के मुख्य कारणों में खेत में जल जमाव है, इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। अरहर के साथ अंतवर्ती फसल ज्वार लेने से भी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ज्वार के अलावा मक्का, सोयाबीन या मूंगफली की भी फसल ले सकते हैं। बीमारियों से बचाव में मिट्टी और बीज उपचार का भी बड़ा योगदान होता है, इसलिए बीज और मिट्टी को फफूंदनाशकों से उपचारित करके ही बुआई करें। बीज और मिट्टी को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा दवा का प्रयोग करें। मिट्टी उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा बेहतर रहता है। अरहर फसल की अगली बीमारी है बांझपन। इसमें पौधे पीलापन लिए हुए झाड़ीनुमा हो जाते हैं, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, शाखाएं अधिक बढ़ने लगती हैं और फूल और फलियां नहीं लगती हैं। इस बीमारी को फैलाने का काम एक माइट करता है। इस रोग की अधिकता के कारण 75% तक उत्पादन में कमी देखी गई है। यह रोग फसल में न आए इसके लिए खेत की सफाई रखें। कई ऐसी किस्मों का विकास हुआ है जिसमें बांझपन की समस्या नहीं आती है। कीट भी इस फसल के बहुत बड़े शत्रु हैं। इन कीटों में फली बेधक, फली मक्खी, पत्ती लपेटक और सेमी लूपर जैसे और कई कीट हैं। इनमें से फली बेधक और फली मक्खी सबसे अधिक नुकसान करते हैं। तो इनसे फसल को बचाने के लिए सबसे पहला कदम है गर्मी में खेत की गहरी जुताई। ऐसा करने से कीट तो नष्ट होंगे ही, बीमारियों के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं और भी कई लाभ होते हैं। कीट रोधी किस्मों का चुनाव करें। देर से बुआई करने पर भी कीटों का प्रकोप अधिक होता है। फसल बहुत घना होने पर भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए उचित दूरी पर ही बुआई करें। फसल में खरपतवार नहीं बढ़ने दें।
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। कीटों को कंट्रोल करने के अन्य तरीकों में आप ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। फली बेधक के वयस्क नर को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वयस्क नर फंसकर नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और इस ट्रैप का प्रयोग फूल आते समय करना होता है। अगर फसल में पक्षियों के बैठने की जगह बना दी जाए तो भी पक्षियों द्वारा कीटों का शिकार कर लिया जाता है। ये पक्षी सभी तरह के उड़ने वाले कीटों को खाते हैं। अगर किसी किसान ने कीट और रोगों से बचाव के उपायों को सही ढंग से नहीं अपनाया है और खड़ी फसल पर कीट बीमारियों का प्रकोप हो जाता है या मौसम में उतार चढ़ाव से कीट रोगों की समस्या आ जाती है, उकठा की अगर बात करें तो खड़ी फसल में इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अंगमारी यानी स्टेम ब्लाइट बीमारी लगी है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को निकालकर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। उसके बाद मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध हैं, इस दवा को 300 से 400 ग्राम 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 15 दिन के बाद दोबारा छिड़काव भी जरूर करें। दवा के साथ चिपकने वाले पदार्थ जैसे साबुन, शैम्पू या गुड़ जरूर मिलाएं। अगली बीमारी है बांझपन। तो जैसा कि यह बीमारी माइट से फैलती है, जिसे खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। अगर इसे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बांझपन बीमारी फसल में आएगी ही नहीं। जब आपकी फसल 40 दिन के आसपास की हो तब माइट के नियंत्रण के लिए कई दवाएं आती हैं, जिसमें से घुलनशील गंधक का स्प्रे किया जा सकता है। इसका स्प्रे करते समय यह ध्यान रखें कि मौसम ठंडा हो। मौसम गर्म है तो उस दशा में आप प्रोपरगाइट या डाइफेंथ्यूरान का स्प्रे करें। 15 से 20 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। लेकिन अगर आपने किसी दवा का प्रयोग शुरू में नहीं किया है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। फिर इन्हीं कीटनाशकों का छिड़काव करें, जिससे यह माइट इस बीमारी को फैलाए नहीं और फसल स्वस्थ बनी रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जैसलमेर के कृषक रणदीप कुमार ने। ये टमाटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। टमाटर हमारी एक प्रमुख फसल है सब्जियों में और इसका हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग है। टमाटर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई भरपूर प्रयास करते हैं और अच्छे से अच्छा बीज लेकर आते हैं। आजकल जो है आप सभी जानते हैं कि बीज काफ़ी महंगा आता है और अगर इसका जो है सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हमारे बीज जो है काफ़ी जो है उससे नुकसान हमें प्राथमिक तौर पर हमें उठाना पड़ता है। हमें जो टमाटर में ध्यान देना है कि हम टमाटर में खासकर रक्त शोषक कीटों के प्रबंधन के लिए और भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। खासकर जो आपकी सफ़ेद मक्खी है, इसकी वजह से येलो आपकी जो है लीफ कर्ल की समस्या भी होती है। तो हम इसके प्रबंधन के लिए आपका सतत जो है निगरानी करें। हम जो है स्टिकी ट्रैप लगाएं। जैसे येलो स्टिकी ट्रैप अगर हम लगा देते हैं, जैसे कि एक आपका जो है गत्ता ले लें और उस गत्ते को हम पीले कलर से पोत कर और उस पर ग्रीस लगा दें दोनों तरफ से। और ऐसे जो गत्ते हैं 1x1 या 1x1.5 के हम जो 1 एकड़ में 5-7 जगह जो है जगह लगा दें तो उससे क्या होगा कि माऊ है या सफ़ेद मक्खी है, ये जब फसल पे आएगी तो ये अपने आप प्राकृतिक रूप से पीले कलर की तरफ ये आकर्षित होगी और वहाँ पर ये चिपकती जाएगी और इसका प्राकृतिक रूप से कंट्रोल होता जाएगा। अगर आवश्यकता पड़े तो हम रासायनिक कीटनाशी का भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए थाइमेथाक्सम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हम एसिटामाप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव के पूर्व मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि जब भी हम छिड़काव करें तो उससे पहले जो हमारी जो फसल है जिसको हमें मार्केट में ले जाना है उसको हम तोड़ लें, उसके बाद ही हम छिड़काव करें।
इसके साथ साथ जो फली वेदक कीट है उसके लिए हमने गेंदे के साथ साथ में हमें उसकी निगरानी जरूरी है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। हम स्पाइनोसाइड का उपयोग जो है लगभग 167 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये जो कीटनाशी हैं ये टमाटर में काफ़ी कारगर हैं। इसके अलावा देखा है कि टमाटर में एक जो है झुलसा है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या कई बार देखने को मिलती है। इसका जो प्रकोप है, जब से हम फसल हमारी खेत में आती है और जब तक हमारी फसल खेत में रहती है तब तक समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो हम इसके लिए विशेष तौर पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर झुलसा के लक्षण अगर हमारी पौधे पर नज़र आ रहे हैं तो हम जो है उसका बगैर देरी किए उसका हम प्रबंधन करें। शुरुआती अवस्था में जब भी झुलसा का प्रकोप कम होता है उस समय अगर हम जो है मैनकोजेब का अगर उपयोग करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर मान के हिसाब से, तो उससे भी काफ़ी कंट्रोल उससे मिलता है। लेकिन जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये जो पौधे के साथ साथ जब फल पे इसके लक्षण आने लगते हैं और जब इसका बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर जो है हमें इसके अलावा दूसरी जो हमारी फफूंदीनाशक दवाएं हैं उनके ऊपर जाना पड़ता है। हम प्रोपोकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं, हम हेक्साकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग करके हम जो है झुलसा को नियंत्रित कर सकते हैं। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए, अपनी लागत को कम करने के लिए हम जो है जो समन्वित जो तरीके हैं हमारे उनका हम उपयोग करें। केवल कीटनाशक के ऊपर हम निर्भर न रहें। जो मार्केट जिसको करना है जिस फसल का, उसको तोड़ने के बाद ही हम जो है उसका उपयोग करें। तो इससे जो है उसका जो प्रभाव है वो वातावरण पर भी नहीं पड़ेगा और मानव स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान दें और अच्छा उत्पादन लें और अपनी उन्नति करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annedatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। का प्रधानमंत्री ने